गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 15 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अनाउंसमेंट लास्ट सेशन में मैंने आपको दिया था, रेलवे एग्जाम के लिए आप सभी के लिए आज इवनिंग 4 बजे से लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इन लाइव क्लासेस में। और आपकी रेलवे के एग्जाम में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो लाइव क्लासेस जरूर देखिएगा इवनिंग में 4 बजे। आइए सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा बना है? सेकेंड क्वेश्चन, सुमित नांगल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? और थर्ड क्वेश्चन, जेपोरीजिया न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थित है, जो कि कुछ समय पहले ही चर्चा में रहा और डेली करंट अफेयर में हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। मिड वीडियो में भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मिल सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं 15 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर। 15 अप्रैल से भारत और किस सेना के मध्य में एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए ये एक आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हर साल आयोजित की जाती है। इसे नाम दिया गया है एक्सरसाइज डस्टलिक। सबसे पहली बार इसका आयोजन देखिए 2020 में किया गया था और उसके बाद से लेकर लगातार हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है और अब 2024 में इसका 5th एडिशन आयोजित किया जाएगा। 15 अप्रैल को यह शुरू होगा और 28 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाने वाला है उज्बेकिस्तान में। ओके, तो उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में आयोजित की जाती है एक्सरसाइज डस्टलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी गई है। 5th एडिशन है इस साल। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में 15 से लेकर 28 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। 4th एडिशन लास्ट ईयर 2023 में, मतलब लास्ट ईयर जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में, इसका आयोजन किया गया था भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसे भी याद रखिएगा, लास्ट ईयर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और इस साल आयोजित की जा रही है उज्बेकिस्तान में 5th एडिशन, जो कि एक्सरसाइज डस्टलिक है। तो ये तो बात हो गई भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ओके, इसके अलावा काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भारत के अलावा अन्य देशों के साथ भारत की आयोजित होती है, उन पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गरुड़ शक्ति। एग्जाम में पूछे जाते हैं जितने भी एक्सरसाइज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, बार बार रिपीट होती है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित की जाती है। एक्वेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित की जाती है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य में आयोजित की जाती थी, काफी समय से आयोजित नहीं की जा रही है, पर हैंड इन हैंड से क्वेश्चन आता है तो भारत और चाइना। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर सॉरी आज थोड़ा सा सर्दी के कारण प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फिर भी ध्यान से समझिए। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के मध्य में आयोजित की जाती है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं तो भारत और मंगोलिया के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित की जाने वाली एक्सरसाइज है। इसके अलावा अजय वॉरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत और ब्रिटेन के मध्य में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी मैंने आपको बताया, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित की जाती है। वज्र प्रहार की बात करें तो ये भारत और यूएसए के मध्य में, और इसके अलावा युद्ध अभ्यास के नाम से भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित की जाती है। और संप्रीति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है। और एक्सरसाइज डस्टलिक जो कि अभी मैंने आपको बताई, इसका आयोजन किसके मध्य में किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन हाल ही में किसने किया? देखिए, बुक लिखी किसके द्वारा गई पहले ये समझ लेते हैं। बुक का नाम है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। इसमें यह बताया गया है कि लॉ को बनाते वक्त आध्यात्मिकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब जब लॉ मेकिंग की जाती है, लॉ को बनाया जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी चीज है जो कि लॉ को फेयर तरीके से बनाने में मदद करती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। यह बताया गया है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की इस बुक में। हाल ही में इसका विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बुक का विमोचन किया, लॉन्च की है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ओके, बुक किससे रिलेट करती है, किसकी बात करती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, और लिखी किसके द्वारा गई ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा लिखी गई है। कंफर्म? आगे आइए। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत को 40 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत 40 साल पहले चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के कब्जे को लेकर है। मतलब कब्जा मतलब है तो भारत का ही अंग, लेकिन यहां पर पहली बार हमने अपनी सेना भेजकर, अपनी आर्मी को भेजकर इस क्षेत्र का कंट्रोल पहली बार हमने अपने हाथों में लिया था, और इसे जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया वो है ऑपरेशन मेघदूत। हाल ही में 2024 में इसके 40 साल पूरे हुए। 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया था। पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर का पूरा जो कंट्रोल है वो भारत के अंडर में आता है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, भारत के लद्दाख राज्य में। ओके, विवादित भी है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, लेकिन यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है और भारत का अंग है। ठीक है, हिमालय में काराकोरम जो रेंज है उस पर स्थित है, और यहाँ पर नुब्रा घाटी के उत्तर में यह देखने को मिलता है, या फिर यूं कहा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह नुब्रा घाटी क्षेत्र में स्थित है। ओके, आगे आइए, लोकेशन देखें तो यह है सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख राज्य में। और क्लोज देखते हैं तो यहां पर देखिए ये आपको इंडिया देखने को मिलता है, यह लद्दाख का एरिया है, और यहां पर हमें देखने को मिलेगा काराकोरम पर्वतीय रेंज में, माउंटेन रेंज में सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो ऑपरेशन मेघदूत, यहां पर हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन मेघदूत से था, तो हमें उसे ही याद रखना पड़ेगा। क्यों चलाया गया या किससे संबंधित था? तो ये भारत का या भारतीय सेना का सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से संबंधित एक ऑपरेशन था, जो कि 40 साल पहले इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। ओके, कंफर्म हो जाता है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए, अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 जारी की गई है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति कितना प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है? भारत प्रति व्यक्ति कितना प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो कितना है? ये है 8 किलोग्राम पर पर्सन। ठीक है, अर्थ एक्शन ने हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट को जारी किया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम तक प्लास्टिक उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि अपशिष्ट है प्लास्टिक का। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अर्थ एक्शन इस संस्था के बारे में। तो ये एक स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी, एक प्राइवेट संस्था है जो कि स्विट्जरलैंड से काम करती है। इसने प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी की है। वैसे ये वर्ल्ड में प्लास्टिक ओवरशूट डे भी डिक्लेयर करता है, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो कब मनाया जाएगा? उस दिन जब दुनिया में हर साल
जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक अपशिष्ट होता है, इतना ज्यादा मात्रा में या उस लेवल पर पहुंच जाता है कि वर्ल्ड की उससे निपटने की क्षमता नहीं है उतनी, और उसको भी पार कर जाता है। तो उस दिन डिक्लेयर किया जाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। संभावना है कि इस साल अर्थ एक्शन इस डे को सितंबर मंथ में घोषित करेगा, क्योंकि उस मंथ में कोई दिन ऐसा आएगा जब वर्ल्ड में जो प्लास्टिक अपशिष्ट है वो इस लेवल को पार कर जाएगा जितनी वर्ल्ड की उससे निपटने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मामला, लेकिन समझा दिया मैंने आपको क्या है। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में क्या है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में क्या है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है, और इसने बताया कि 2024 में 220 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है। पूरे वर्ल्ड में 220 मिलियन टन तक का प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होगा 2024 में, इस रिपोर्ट में बताया गया, जो कि लास्ट ईयर मतलब लास्ट बार जो रिपोर्ट आई थी 2021 की, उससे 7 से लेकर 11% तक ज्यादा है। और दुनिया में 60% तक जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको उत्पन्न करने के लिए 12 देश जिम्मेदार है। इनमें टॉप 3 देशों में चीन पहला, दूसरा भारत, और तीसरे पर आता है रशिया। ओके, भारत को कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले देशों की सूची में, प्रदूषण की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी हम दूसरे नंबर पर है। और भारत में मात्रा के हिसाब से प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम प्लास्टिक हम उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन के आधार पर हम ज्यादा प्लास्टिक का उत्सर्जन कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। कंफर्म। अगला क्वेश्चन, बोहाग बिहू नववर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया गया। तो देखिए, बिहू से हमने काफी बार क्वेश्चन देखे होंगे, बिहू डांस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भारत के असम राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य। ओके, तो बोहाग बिहू ये जो एक नव वर्ष है, ये भी भारत के असम राज्य में ही मनाया जाता है अप्रैल मंथ में। ठीक है ना, तो बिहू आप बोल सकते हैं इसको ऑल ओवर बिहू से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो असम ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर बोहाग बिहू की बात हो रही है, तो असम का फसल उत्सव के रूप में या फिर नव वर्ष के उत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू भी इसे कहा जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है नए फसल उत्सव के रूप में, वैसे बोहाग बिहू मनाया जाता है असम राज्य में। बैसाखी भी नए वर्ष को इंडिकेट करती है और बोहाग बिहू भी असम में नए वर्ष को ही इंडिकेट करता है। 7 दिन तक यह फेस्टिवल चलता है। वसंत ऋतु के आगमन के रूप में इसे देखा जाता है, नई फसल के आगमन के रूप में देखा जाता है, और नई साल की शुरुआत माना जाता है। वैसे बिहू पर्व जो पर्व है असम में 3 बार मनाया जाता है पूरे साल में। ठीक है, 3 बार मनाया जाता है, तीनों समय में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला देखिए भोगाली बिहू माघ माह में मतलब जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। फिर बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू जिसकी हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। और फिर दिवाली वाले मंथ में मतलब अक्टूबर मंथ में मनाया जाएगा कोंगाली बिहू, जिसे काती बिहू भी कहते हैं असम राज्य। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बिहू से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो असम ही लगा के आना। नॉर्मली आर्ट एंड कल्चर से बिहू नृत्य पूछा जाता है, तो वो मनाया जाता है कहां पर, असम में। 14 अप्रैल को इस बार ये नव वर्ष के रूप में बना रहे हैं बोहाग बिहू को। ठीक है, असम राज्य में। बैसाखी न्यू ईयर के रूप में पंजाब में मनाई जाती है, हिंदू नववर्ष। विशु केरल में मनाया जाता है हिंदू नववर्ष के रूप में। तमिल नववर्ष के रूप में पुथंडू मनाया जाता है, और सिंधी समुदाय का नववर्ष चेटी चंड अभी मनाया गया है। ठीक है ना, तो ये सब अप्रैल मंथ के ही हैं। आगे आते हैं, रक्षा मंत्रालय ने किस संस्था को LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। तो LCA मार्क 1A जो कि फाइटर जेट है, इसे खरीदने के लिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में टेंडर जारी किया। ठीक है, यह है LCA मार्क 1A। ज्यादा क्वेश्चन आने की यहां से संभावना नहीं है, फिर भी कैजुअल से इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने LCA मार्क 1A फाइटर जेट को खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को
65,000 करोड़ रुपए का, मतलब 65,000 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया है। LCA मार्क 1A फाइटर जेट स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का ही एक एडवांस वर्जन है, जो कि स्थान लेगा किसका, मिग 21 का, मिग 23 का और मिग 27 का। इनकी जगह पर भारत की जो एयरफोर्स है वो यूज करेगी किसका, LCA मार्क 1A का। ओके, इसके लिए टेंडर किसको दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोली है, लक्षद्वीप डिस्प्यूट आपको पता ही है, वैसे लक्षद्वीप पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन मालदीव के साथ जो हमारा डिस्प्यूट हुआ वो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए हुआ था। तो अब लक्षद्वीप को डेवलप करना, मतलब रडार पर आ गया है लक्षद्वीप गवर्नमेंट की, किसको तो डेवलप करना ही है, जवाब देना है किसको, मालदीव को। तो इस केस में पहला निजी बैंक जिसने अपनी शाखा खोल दी है लक्षद्वीप में वो है HDFC, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। ओके, तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC, ताकि लक्षद्वीप में फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया सके, इंटरनेशनल लेवल पर लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा सके, अधिक से अधिक टूरिस्ट लक्षद्वीप जाए, ताकि देखिए बैंक की भी एक शाखा खुली है तो इससे भी इफेक्ट आता है, नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पर टूरिज्म बढ़ता है। तो यही उद्देश्य पहली शाखा खुलने का HDFC की खुली है, पहला निजी बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खुली। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है, 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। और अतानु चक्रवर्ती वर्तमान में इसके चेयरमैन या एमडी के, चेयरमैन और एमडी के पद पर है। ठीक है, लक्षद्वीप की लोकेशन देखें क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आएगा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल से लगे हुए समुद्री क्षेत्र में स्थित है, एक यूनियन टेरिटरी है भारत की जिसकी कैपिटल है कावारत्ती। हिंद महासागर में स्थित भारत की यूनियन टेरिटरी, अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। इसका सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। एक क्वेश्चन दूं आपको, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सी चैनल अलग करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां से गुजरेगा मिनिकॉय के दक्षिण से, तो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन, कमेंट में बताइएगा। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष पूरे हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को 2024 को 105 वर्ष पूरे हुए हैं। अगर हम माइनस भी कर दे तो हमको पता चल जाएगा यह हत्याकांड हुआ था 1919 में। रोलेक्ट एक्ट जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाया गया काला कानून था, 1919 में लाया गया था। उसी ईयर में 1919 में रोलेक्ट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट होता है शांतिपूर्वक, लेकिन जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को यह प्रोटेस्ट की डेट है। ओके, इस दिन जनरल डायर जो कि एक अंग्रेजी बोल सकते हैं ऑथराइजेशन होता है जिसके पास, मतलब अंग्रेज पुलिस वाला था या सेना का एक अधिकारी था मेन, वो इस भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना ही, जबकि शांतिपूर्ण सभा थी, उस जलियांवाला बाग की सभा पर हमला कर देता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। गवर्नमेंट के डेटा में ये 250 से 300, लेकिन जो उस वक्त के न्यूज़पेपर थे या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इस हत्याकांड के कारण गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया था, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग की 105वीं जयंती मनाई गई है या फिर 105 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 105 वर्ष पूरे हुए हैं, तो यह हत्याकांड कौन से वर्ष में हुआ था, तो यह हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। कंफर्म, ठीक है। तो सब मैं आपको बता ही चुका हूं, इजी से फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन, चर्चित सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी काफी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि काफी सुर्खियों में रहता है।
तो सेनकाकू द्वीप ये स्थित है प्रशांत महासागर में। अब इस द्वीप की विशेषता है कि ये विवादित है, स्पेशली चाइना और जापान के बीच में। और इसके अलावा एक और देश है जो ये भी अपना दावा करता है, और वो है वियतनाम। लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा पावरफुल जो इस पर अपना दावा करते हैं चीन और जापान, लेकिन वियतनाम भी दावा करता है, हम बात करेंगे। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जापान ने सेनकाकू द्वीप पर फिर से अपना दावा किया है, और अमेरिका ने इसके लिए जापान का सहयोग किया, क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी चीन के खिलाफ है, तो अमेरिका ने सहयोग किया है जापान का। ठीक है, तो सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। पूरा क्षेत्र देखें तो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। जापान, ताइवान और चीन के मध्य सेनकाकू द्वीप एक विवादित द्वीप है, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए लोकेशन देखें तो ये है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। अगर आप ये देश देखेंगे और इसके छोटे छोटे द्वीप देखेंगे, ओकिनावा क्षेत्र, तो ये जापान का है। ठीक है, किसका है? जापान। यहां पर ये है ताइवान, इधर है देखिए चाइना, और यहां पर पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा सेनकाकू द्वीप। अब दिक्कत यह है कि चाइना का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन आता है सेनकाकू द्वीप पर, और जापान का भी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन आता है सेनकाकू द्वीप पर, और ताइवान के तट के तो ये निकट है ही क्षेत्र। तो तीनों ही देश अपना दावा करते। देखिए यहां ब्लू लाइन अगर आप देखेंगे तो ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है जापान का, रेड देखेंगे तो ये है चाइना, और ताइवान के तो निकट है ही, ये भी अपना दावा करता है। तो सेनकाकू द्वीप बार बार एक विवादित द्वीप है तीन देशों के मध्य में, चाइना, जापान और ताइवान। काफी सुर्खियों में रहता है क्योंकि बार बार इनके मध्य में डिस्प्यूट होता रहता है सेनकाकू द्वीप को लेकर। किस महासागर में? क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 को हाल ही में जारी किया है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF। आंसर, कुछ चीजों के बारे में की पॉइंट्स दिए हैं इसने, कुछ इंडिकेट किया है। रैंक नहीं है तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, पर क्या इंडिकेट किया है, किन चीजों के बारे में बताया है IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में, इसको हम कैजुअली देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता तो यही पूछेगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 2024 की इस रिपोर्ट में इसने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, जैसे साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम जो है, वो मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो साइबर क्राइम को इसने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है कि इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, साइबर अपराध से होने वाला नुकसान 2024 तक 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। साइबर क्राइम के कारण वर्ल्ड को यह नुकसान हो रहा है 2.5 बिलियन डॉलर का। ठीक है, कुछ साइबर हमलों में, जितने भी साइबर हमले होते हैं उसमें लगभग 20% वित्तीय कंपनियों को झेलना पड़ते हैं। फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है उनको झेलना पड़ते हैं 20% तक साइबर अपराध। तो साइबर अपराध को इसने इंडिकेट किया है अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024, जारी करता है कौन? IMF। यहां पर IMF की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। 1945 में इसने अपना काम शुरू किया था। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और क्रिस्टीना जॉर्जोवा वर्तमान में IMF के हेड के पद पर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड IMF काफी सुर्खियों में रहता है, वर्ल्ड बैंक काफी सुर्खियों में रहता है, याद रखिएगा। कंफर्म? तो रिपोर्ट बता दी मैंने आपको, रिपोर्ट कौन सी है? तो रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2024, जारी करता है IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ओके, तो यहां पर 15 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिए हमने। आगे बढ़ने से पहले रेलवे के टारगेट बैच के बारे में बता देता हूं। आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर यह बैच शुरू हो गया है, लाइव क्लासेस है, और रेलवे की सभी एग्जाम्स, कोई भी हो, RPF की हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd हो, RRB, NTPC हो, ये सभी आपको इसी एक सिंगल बैच में कवर हो जाएगी।
तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जीएस का पूरा कलेक्शन है इंडिया की सभी एग्जाम के लिए। अब आ जाइए लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने पढ़े थे उनको यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई? तो किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है किर्गिस्तान में। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया? तो ये कौन है? रशिया है। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 10th। आगे आइए, ठीक है। इसके बाद विश्व लेखक संगठन मतलब वर्ल्ड राइटर्स एसोसिएशन ने हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया है? तो यह है भारत की साहित्यकार ममता जी सागर। किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2024 दिया गया? तो यह भारत के जैन मुनि हैं, लोकेश मुनि। आंसर ए है ना, कौन है? लोकेश मुनि। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा भारत के गुजरात राज्य में। कल बताया था मैंने आपको। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड पीस क्लॉज को लागू किया है? तो यह है इंडिया। लगातार 5वीं बार हमने WTO में पीस क्लॉज को लागू किया है। आगे आइए, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई है लिंडी कैमरन। और चर्चा में रहा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है भारत के केरल राज्य में। राहुल गांधी यहीं से चुनाव लोकसभा के सांसद हैं, आप सभी को पता है। केरल में स्थित है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब लास्ट डे जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे, एक बार उनके बारे में बता देता हूं। क्या क्वेश्चन थे? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो ये अनुसूची कौन सी है? 8th। ओके। इसके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था अस्ताना, कजाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है थॉमस बाक। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो है सत्य शोधन समाज। कंफर्म, यही हमने डिटेल में डिस्कस किए थे और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे थे। आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छी डिटेलिंग हमने आज के करंट अफेयर में देखी, अच्छे क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको सभी बताने हैं जो मैंने मिड वीडियो में पूछे हैं वो भी। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।